અને બુલેટિનના અંતે જોઈએ ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆત દિલ્હી ડાયરી। मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज उत्तर के राज्यों में चुनावी फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और सांसद इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक सुबह 10 बजे चली और 10 बजे से लेकर शाम तक ये बैठक चली। इस बैठक में कई तरह की रणनीति बनाई गई। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के CR पाटिल भी उसमें मौजूद रहे बैठक में। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जो कि पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। तो जिस तरह से 2024 से पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से बीजेपी भी अपनी कमर कस चुकी है और लगातार इस तरह की बैठकें की जा रही हैं ताकि 2024 में जनता का मूड भांपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से जनता के बीच पहुंचाना है, इन सब मुद्दों को लेकर अब लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार क्या वैसे ही सब कुछ देखने को मिलेगा जैसा 2014 और 2019 में देखने को मिल रहा था, या फिर इस बार कुछ अलग होने वाला है? अलग इसलिए क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उससे कांग्रेस पार्टी भी ये दावा करती है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल हुई है, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बौखला चुकी है और अब इस तरह से लगातार मीटिंग पर मीटिंग किया जा रहा है। पंजाबी सिंगर यो हनी सिंह को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 और गैंगस्टरों को अब उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ये दोनों गैंगस्टर जो मौजूदा वक्त में विदेश में बताए जा रहे हैं, इन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार करके पुलिस भारत वापस ला सकती है। जिन 2 गैंगस्टरों के बारे में ये कहा जा रहा है, पहला नाम है विक्रम बराड़, जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान की हत्या की प्लानिंग रचने के रूप में आया था। दूसरा गैंगस्टर है कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग, जो अभी जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी कि उसने दिल्ली के मटियाला इलाके में एक बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की विदेश में बैठकर गोलियों से भूनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी और सोशल मीडिया पर इस वारदात की पूरी जिम्मेदारी ली थी। तो अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इन दोनों कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस वो होता है जो देश जिस गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, अगर उस देश में वो गैंगस्टर छिपा हुआ है तो वहां की पुलिस खोजती है और वो मिल जाता है, गिरफ्तार होता है, तो वो देश उस देश को सूचित करता है जो देश उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रहा होता है। यानी कि बहुत जल्दी चाहे गोल्डी बराड़ हो, विक्रम बराड़ हो या फिर कपिल सांगवान और फर्नांडो गैंग, ये सभी विदेश में गिरफ्तार होकर भारत प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के पवार बंधुओं की लड़ाई अब एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुकी है। कल एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से रार मचा हुआ है, इसीलिए संशय की स्थिति बनी हुई है। शरद पवार कह रहे हैं कि 82 का हूं या फिर 92 का, मैं ही एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाला हूं, जबकि अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि शरद पवार ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। इन सभी अटकलों के बीच कल शरद पवार ने जो एक मीटिंग बुलाई थी, एक कार्यकारिणी बैठक बुलाई थी, उस बैठक को जहां शरद पवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बैठक सफल रही और चुनाव आयोग में जो चुनाव का निशान है इनके घड़ी, उसको लेकर जो लड़ाई चल रही है, शरद पवार ने ऐसा दावा ठोक दिया है कि अब शरद पवार को चुनावी सिंबल या फिर कह सकते हैं कि एनसीपी का जो सिंबल है वो मिलने की पूरी आस दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भतीजा अजित पवार, जिसके खिलाफ अब एनसीपी के कार्यकर्ता पोस्टर वॉर कर रहे हैं, बाहुबली से कटप्पा तक की चर्चाएं अब देखने को मिल रही हैं। उनका कहना है कि एनसीपी का ऑफिशियली राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और जिस तरह से आज शरद पवार ने ये बैठक बुलाई थी, वो बैठक गैर कानूनी है। फिलहाल ये लड़ाई कहां पर खत्म होती है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले में संज्ञान में लेकर अब इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या वाकई में जो सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही है, पार्टी के आला कमान को लेकर जो लड़ाई चल रही है, वो किसके फेवर में जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो यही कहा जा रहा है कि शरद पवार राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी कहे जाते हैं और शरद पवार को जब यह अंदेशा हुआ था कि उनका भतीजा अजित पवार उन्हें धोखा दे रहा है, उनसे बगावत कर रहा है, तो उन्होंने ऐसी गोटी फिट कर रखी है कि चुनाव आयोग में
जो घड़ी सिंबल है यानी कि चुनावी सिंबल जो एनसीपी का है वो शरद पवार के खेमे में जा सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार को एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार से माफी मांगनी होगी। शायद इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। इससे पहले देखा जाए तो साल 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था तो एक बार कुछ इसी तरह से देखने को मिला था कि अजित पवार ने उस समय भी अपने चाचा से गद्दारी की थी और गद्दारी करने के बाद हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी। उस वक्त शरद पवार ने ये कहकर उन्हें माफ कर दिया था कि अगर सुबह का भोला शाम को घर वापस आता है तो उसे भोला नहीं कहते हैं। लेकिन इस बार अजित पवार ने जो सत्ता हथिया ली है और जो लड़ाई एनसीपी के अंदर देखने को मिल रही है, पोस्टर जो पहले शरद पवार के साथ अजित पवार के साथ दोनों के लगाए गए थे उन पोस्टरों को उतरवा के अब बाहुबली और कटप्पा का पोस्टर लगा दिया गया है। तो क्या इस बार जब अजित पवार माफी मांगते हैं तो क्या शरद पवार उन्हें माफ कर देंगे? बहरहाल ये लड़ाई कहां पर खत्म होती है ये देखना बड़ा अहम होगा।